गुड मॉर्निंग। आज हमारे रिडक्स का फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने रिडक्स का एक फोल्डर बनाया है ऑलरेडी मेरे पास। शायद रिडक्स का एक फोल्डर है, रिडक्स ट्यूटोरियल। ठीक है, और इसको जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आप कोड डॉट कर लो, VS कोड स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिडक्स जो है So Redux is a predictable state container for JavaScript app. So predictable state container, तो बेसिक Redux जो है हमारा JavaScript के लिए डेटा मैनेज करने का काम करता है। सो स्टेट का मतलब हो गया बेसिकली आपकी एप्लीकेशन का डेटा। तो आपकी रिएक्ट की अगर एप्लीकेशंस हैं या जावास्क्रिप्ट की कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे वो आपकी Vue.js में बनी हो, एंगुलर में बनी हो, या Next.js में, या फिर रिएक्ट में बनी हुई है, अगर उन एप्लीकेशंस पे अगर आपको डेटा को मैनेज करना है तो वो रिडक्स में बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, सो रिडक्स शेयर द डाटा बिटवीन डिफरेंट यूआई कंपोनेंट्स। सो रिडक्स के अंदर डाटा शेयरिंग बहुत आसान होता है। आपके पास अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बना रखे होंगे। हो सकता है आपने हेडर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, साइट, सेक्शन, हर एक चीज आप अलग अलग कंपोनेंट्स में आप रखते हो। उन कंपोनेंट्स के बीच में डाटा शेयरिंग जो है वो रिडक्स के केस में बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर स्पा एप्लीकेशन। रिडक्स जो है वो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। सो यहाँ पर मैं लिखे डाटा मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर स्पा एप्लीकेशन। तो स्पा का मतलब क्या हो गया? सिंगल पेज एप्लीकेशन। सो यदि आप रिएक्ट जेएस पे काम कर रहे हो, या फिर आप एंगुलर जेएस पे काम कर रहे हो, फ्रंट एंड की सारी स्पा एप्लीकेशन है, या व्यू जेएस पे काम कर रहे हो, या नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हो। सो नेक्स्ट जेएस भी एक बहुत लेटेस्ट अभी चल रहा है जो कि रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। तो रिएक्ट में और ज्यादा काम आसान करने के लिए नेक्स्ट जेएस चल रहा है। तो ठीक है, अभी आपने अगर रिएक्ट में भी काम कर रहे हो तो कोई कोई इशू नहीं है। तो आप इनमें से किसी भी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, और आपको डेटा मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपका रिडक्स यूज करना। सो रिडक्स क्या है? आपका एक डेटा मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। सो जनरली सिंगल पेज एप्लीकेशंस में, जावास्क्रिप्ट की एप्स में डेटा को स्टेट बोला जाता है ना, कि आपका आपके आपकी आपके कंपोनेंट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो एक्चुअल में एक स्टेट है ना, स्टेट बोला जाता है उसको। सो मुझे स्टेट मैनेज करना है मेरी एप्लीकेशन का, मतलब मुझे अपनी एप्लीकेशन का डेटा मैनेज करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए। जब मेरे पास रिडक्स नहीं था तब मैं डाटा कैसे मैनेज करता था वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। सो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिडक्स। रिडक्स के क्या एडवांटेजेस हैं? डाटा शेयरिंग अमंग्स डिफरेंट कंपोनेंट इज वेरी इजी। सो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा शेयरिंग करना बहुत आसान है रिडक्स की मदद से। प्रिडिक्टेबल है। सो रिडक्स जो है प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल मतलब कंसिस्टेंसी है इसके अंदर। कंसिस्टेंसी मतलब डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, एक बार आपने रख दिया तो वो चेंज, ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो सकता है। जब तक आप उस डेटा को चेंज ना करो रिडक्स में जाके, तब तक वो डेटा चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है ना, ऑटोमेटिकली कभी चेंज नहीं होगा। सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज मतलब रिडक्स का एक स्टोर है, एक जगह है जहां पर अपना डेटा आप जाके रख सकते हो। जैसे बैंक के लॉकर। बैंक के लॉकर्स क्या है? लॉकर एक स्टोर है, एक जगह है जहां पर आप अपनी प्रीशियस चीजें रख सकते हो, गोल्ड रख सकते हो, आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। तो बैंक का एक लॉकर भी क्या है? एक आपका एक स्टोर है जहां पर आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा को आप जाके बैंक में आप जाके जो गोल्ड, ज्वेलरीज, अपने पेपर्स या कुछ भी कॉन्फिडेंशियल चीजें आप उस बैंक के लॉकर्स में जाके रख सकते हो। चलो हम बैंक की बात नहीं करते, हम अपने घर की बात करते हैं। हर एक घर में एक स्टोर रूम होता है कि नहीं होता है? उस स्टोर रूम को क्यों होता है स्टोर रूम? कि चीजों को स्टोर करने के लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आप अपने स्टोर रूम में रख सकते हो, और जब भी आपको वो डेटा चाहिए होगा, कोई भी आपको आइटम चाहिए होगा, तो आप अपने स्टोर रूम में जाते हो, वहां से लेते हो,
देन वापस से अब उस स्टोर रूम्स का जो मेन पर्पस है वो आपकी आइटम्स को स्टोर करना है बेसिकली। तो यहाँ पर रिडक्स के अंदर भी क्या है, एक स्टोर होता है। स्टोर मतलब ऐसी जगह जहां पर आप अपनी रिएक्ट की जो फ्रंट एंड का जो डाटा है आप उस स्टोर में जाके रख सकते हो। फ्लेक्सिबल है। तो डेफिनेटली अगर आप रिडक्स यूज करते हो तो फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है मैं आपको बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ। when you were not using redux, data sharing among different is very difficult। जब आप रिडक्स यूज नहीं करते थे तब आप कैसे डाटा शेयर करते थे। मान लीजिए आपके कुछ नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं, आपके पास 5 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट 1 है जो कि पेरेंट है, उसके अंदर एक चिल्ड्रन कंपोनेंट है, उसके अंदर एक चिल्ड्रन कंपोनेंट है, उसके अंदर एक चिल्ड्रन कंपोनेंट है, उसके अंदर एक चिल्ड्रन। ऐसे आपके पास 5 कंपोनेंट है और ये नेस्टेड है हायरार्की में। मतलब कंपोनेंट 1 जो है आपका पेरेंट कंपोनेंट है और कंपोनेंट 5 जो है वो चाइल्ड डीप चाइल्ड कंपोनेंट है। आपको कंपोनेंट 1 से अगर आपको डाटा भेजना है कंपोनेंट 5 पर तो आपको कैसे भेजना पड़ता था, आपको यहां से डाटा कंपोनेंट 2 पे भेजना पड़ेगा, कंपोनेंट 2 से डाटा आपको कहां भेजना पड़ेगा, कंपोनेंट 3 पर, 3 से 4 पे, 4 से 5 पर। तब जाके इतना ट्रैवर्स करने के बाद, ट्रैवर्स करना मतलब ट्रैवल करना, इतना ट्रैवर्स करने के बाद आप अपना डेटा भेजोगे जो कि बहुत टीडियस है, बहुत डिफिकल्ट है। और चलो ये तो अभी 5 लेवल का हो गया। अगर मान लो आपके 500 लेवल का कोई नेस्टेड कंपोनेंट है तो क्या करोगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा एक तरीके से, बहुत हेडक हो जाएगी आपको कि मैं कैसे इस डेटा को मैं पहुंच पाऊं। तो रिडक्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। रिडक्स में हम क्या करेंगे कि अगर मुझे कंपोनेंट 5 तक कोई डेटा पहुंचाना है तो मैं कंपोनेंट 1 से डाटा उठा के कहां रख दूंगा, स्टोर में रख दूंगा, और कंपोनेंट 5 को बोलूंगा कि भाई स्टोर से जाके वो डाटा। कितना आसान हो गया है ना। यही तरीका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे केस में यहाँ पर कि ये इतने लेवल को ये एक ही 2 स्टेप्स में सॉल्व कर रहा है कि कंपोनेंट 1 से आप स्टोर में रख दो, स्टोर से वापस से कंपोनेंट 5, कंपोनेंट 500 तक भी आप पहुंचा सकते हो कि किसी भी कंपोनेंट। तो स्टोर क्या है, एक ऐसी ग्लोबल लोकेशन है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स पर आप डेटा रख सकते हो। एक कंपोनेंट से आपने स्टोर में डेटा रखा और आपकी पूरी एप्लीकेशन में चाहे 1000 कंपोनेंट भी हो, किसी भी कंपोनेंट को आप जाके बोल दो कि भाई स्टोर से जाके अपना डेटा ले लो। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है रिडक्स यूज करने का। सो मेन एलिमेंट ऑफ रिडक्स में ऐसे कौन कौन मेन एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्टोर, रिड्यूसर एंड एक्शन क्रिएटर। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, बट सबसे पहले हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। और एक रिडक्स का मैंने एप्लीकेशन लिया और सबसे पहले एक ब्लैंक में रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर हम जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए यहाँ से मैंने npx create react ऐप और यहाँ पर मैंने रिडक्स ट्यूटोरियल जो मैंने किया। ठीक है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। हाँ, तो अगर आपने रिएक्ट जेएस पढ़ लिया तो आप व्यू जेएस में जाओगे तो बहुत सारी चीजें बेनिफिट मिलेगी। सबसे पहले व्यू जेएस भी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वहां पर भी आपको जो है वर्चुअल डॉम पे काम करता है, तो सारी चीजें डॉम पे रेंडर हो रही है आपकी, तो बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। सो आपने अगर रिडक्स पढ़ लिया तो रिडक्स जो है आपको एंगुलर में भी काम आ जाएगा, रिएक्ट में भी काम आ जाएगा, व्यू जेएस में भी काम आ जाएगा, नेक्स्ट जेएस में भी काम आ जाएगा, और आगे चल के इन फ्यूचर में भी अगर कोई भी अगर आएगा तो डेफिनेटली रिडक्स अगर आप स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपका जो है डेटा मैनेजमेंट, आपकी जावास्क्रिप्ट एप्स के लिए डेटा मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रॉब्लम को समझा के आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या है, कुछ कंपोनेंट्स में बनाऊंगा, हर कंपोनेंट्स को डीप नेस्टिंग करूंगा, एक कंपोनेंट से डाटा मैं दूसरे कंपोनेंट पे भेजने की कोशिश करूंगा। हो गया cd redux ट्यूटोरियल एंड npm स्टार्ट। सो ये मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ और ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है। चलिए यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से ये रहा हमारा एग्जाम्पल, एक comp1 नाम का मैं कंपोनेंट बना स्टेप बाय स्टेप। और पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ वी आर नॉट यूजिंग रिडक्स। प्रॉब्लम क्या है,
रिडक्स ही क्यों यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एक ब्लैंक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं। सो मैंने लिखा कॉम्प 1.js RFC फंक्शनल कंपोनेंट यूज किया, एंड देन यहां पर मैंने मैनेज कर दिया दिस इज अ कंपोनेंट 1, सेव किया और इसको मैं यहां पर यूज करूं। सो सबको हटा दो, सबको हटाया, ये लॉन्च भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहां पर मैं इसको किसको कंपोनेंट को इंजेक्ट करवा दूंगा, कॉम 1 को मैंने इंजेक्ट करवाया, कंट्रोल स्पेस करके ये यहाँ आ गया। अब कंपोनेंट 1 से एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। एसआरसी में गया और comp 2.js RFC एंड h1 लिया मैंने, दिस इज कंपोनेंट 2, सेव किया। पहला चलो ये रिलेशन बना ही लेते हैं। रिलेशन ये है कंपोनेंट 1 पेरेंट है, कंपोनेंट 2 चाइल्ड है, तभी तो डेटा भेजेंगे। सो यहाँ पर कंपोनेंट 2 को कंपोनेंट 1 का चिल्ड्रन बनाना है। सो यहाँ पर हम गए, ये कंपोनेंट 1 है और कंपोनेंट कंपोनेंट 1 के अंदर हम यूज करेंगे किसको, कंपोनेंट 2 को। सो यहाँ पर मैंने लिया कंपोनेंट 2, ये हुआ, ठीक है। और कंपोनेंट 2 के अंदर यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास कोई डेटा है, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा है, इस एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास कोई डेटा है, मेरे ऐप कंपोनेंट पे या मेरे कंपोनेंट फर्स्ट पे कोई डेटा है। इस डेटा को मुझे कंपोनेंट 2 तक ले जाना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एज अ प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉप का नाम आपने कुछ भी दे दिया, जैसे डाटा इक्वल्स टू, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर मैंने दे दिया डेटा इक्वल्स टू, मैंने कर्ली ब्रेसेस में एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने दे दिया ओके लैब्स, ठीक है। इसको आप चाहें तो डबल कर्ली ब्रेसेस में भी आप इवेल्युएट करवा सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने देखा डबल कर्ली ब्रेसेस में इसको इवेल्युएट किया मैंने। सो एज अ कंपोनेंट हम यहाँ पर भेज सकते हैं, तो डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा, तभी वो पास होगा। सो मैं हाँ, अगर आपको ऑब्जेक्ट भेजना है, देखो ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। इस जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट को अगर मुझे पास करना है, तो वो अगेन बाहर वाला तो एक्सप्रेशन हो गया, अंदर वाला एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मैंने भेजा, तो ये मैं कैसे भेज रहा हूँ, एज अ प्रॉप्स। तो जब भी आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा भेजते हैं, आप काय का यूज करते हैं, प्रॉप्स का यूज करते हैं। अभी हमारे पास रिडक्स नहीं है, तो हम डेटा शेयरिंग कैसे करते थे कंपोनेंट टू कंपोनेंट में। और अभी मैं यूज केस के क्या लेके चल रहा हूँ कि हर कंपोनेंट नेस्टेड है, एक दूसरे का चिल्ड्रन है। सो चिल्ड्रन का चिल्ड्रन का चिल्ड्रन तक मुझे अगर डेटा पहुंचाना है, तो मेरे पास क्या तरीका था, जो कि बहुत ज्यादा हेडक है हमारे लिए। सो मैंने इसको यहाँ पर भेजा। अब इसको मुझे कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट 1 से मैंने डाटा भेज दिया, अब कंपोनेंट 2 में मुझे रिसीव करने के लिए यहाँ पर मुझे प्रॉप्स को रिसीव करना पड़ेगा, है ना। सो हमने, हाँ ऐप से आप भेज रहे हो, बट भेजा आपने कंपोनेंट, सो कंपोनेंट नहीं, ये यहां से नहीं, सॉरी मैंने कंपोनेंट 2 से मैं भेज रहा हूँ 3 के लिए। सो वो नहीं करना है, आप ऐप से भेजो। सो कंपोनेंट 1 से ये मैंने भेजा। सो कंपोनेंट 1 के अंदर मैं डेटा पास कर रहा हूँ एज अ प्रॉप, और उस प्रॉप को मैं रिसीव करूंगा कंपोनेंट 1 के अंदर, और कंपोनेंट 1 के अंदर रिसीव यहां पर करना है। सो यहां से आप हटा देना, ठीक है। आप कंपोनेंट 1 में जाना पड़ेगा, और ये जो डेटा आपने ऐप से भेजा है, द फर्स्ट कंपोनेंट से ये डाटा जो आपने भेजा है, इस डेटा को जो है आप कंपोनेंट 1 के फंक्शनल कंपोनेंट के इसके अंदर यहाँ पर रिसीव करेंगे एज अ प्रॉप्स, एज आपने प्रॉप यूज किया, एंड देन अब यहाँ पर जो है मैं कंसोल लॉग करता हूँ। पहले स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, तो कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, प्रॉप को देखता हूँ। सो प्रॉप मैंने क्या मैं प्रॉप को एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सो यहाँ पर हम गए एंड कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल सी किया मैंने। सो यहाँ पर जो है,
सो npm स्टार्ट। कंसोल लॉग में आप चेक कर लेना, कहीं पे भी जो है हमारा डेटा दिख जाना चाहिए। सो ये यहाँ पर जो है मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज किया और कंसोल लॉग, सो कंसोल लॉग यहाँ पर मैंने किया एंड अनडिफाइंड डेट, कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं, और ये मैंने कंसोल लॉग किया, ये देखो डाटा आ गया यहाँ पर, ठीक है। देन प्रॉप्स डॉट डेटा, प्रॉप्स डॉट प्रॉप नेम, तो फॉर्मूला में यहाँ पर बना देता हूँ प्रॉप्स डॉट प्रॉप नेम, प्रॉप्स नेम। तो प्रॉप नेम आपने क्या दे रखा था, डेटा। जो कंपोनेंट 1 के अंदर जाके प्रॉप्स डॉट डेटा आप करेंगे, पहले तो मैं कंसोल लॉग करवाऊंगा। देखो जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग कर करके उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप माइंड में अपने क्लियर होते चलता है कि हाँ ये है। तो यहाँ पर मैंने किया प्रॉप्स, दोनों को जो है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो, सो रिफ्रेश किया मैंने, एक में देखो डाटा आ रहा है, उस एक एक ऑब्जेक्ट था उसके अंदर डाटा की आ रहा था, और दूसरे में डेटा को मैंने कंसोल लॉग कर लिया तो मैं इस पे आ गया, और तीसरे में मुझे डायरेक्ट नेम तक पहुंचना है तो किसको रेफर करना पड़ेगा, की को के वैल्यू को, की को, की किस नाम से है मेरी, नेम नाम से। सो अगेन मैंने जो है प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट क्लियर हुआ, यहाँ पर गए ओकेलैप्स आ गया। सो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर डेटा तो आ गया है, ये कि यही डेटा मुझे अगर वहां पहुंचाना है सेकंड कंपोनेंट, तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, डबल कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मुझे किसको पास करना है, मुझे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है। सो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रॉप्स डॉट डेटा भेज सकते हो, क्योंकि प्रॉप्स डॉट डेटा भेजोगे तब आपके पास ये जाएगा, मतलब एज इट इज जो आपने ऐप से भेजा था वो के वही अगर आपको भेजना है तो आप प्रॉप्स डॉट डेटा करोगे तो वो वहां पर चले जाएगा। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन इवेल्युएट हमने किया, प्रॉप्स डॉट डेटा मैंने यहाँ पर किया। देखो यहाँ पर अगर प्रॉप्स डॉट डेटा है तो ये देखिए, अब मुझे सेकंड कंपोनेंट के अंदर उस डेटा को ले जाना है, तो सेकंड कंपोनेंट के अंदर डेटा ले जाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगेन प्रॉप्स यूज करूंगा। अब जैसे ही करते हैं दिस डॉट प्रॉप्स आ रहा है, तो दिस का उपयोग हम है ना क्लास कंपोनेंट में करेंगे, यहाँ पर हम नहीं करेंगे। दिस डॉट प्रॉप नेम कब यूज करेंगे, जब आप आरसीसी यूज करोगे, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट यूज करेंगे। वी आर यूजिंग आरएफसी, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। सो फंक्शनल कंपोनेंट में आपको डायरेक्ट यूज करना है। सो देन अब जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैंने किया तो प्रॉप्स डॉट डेटा, पहले तो मैं प्रॉप्स यूज कर लेता हूँ कि प्रॉप्स में क्या आ रहा है। सो यहाँ पर जो है कंसोल लॉग करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर मैंने किया, कंसोल डॉट लॉग एंड देन प्रॉप्स यहाँ पर यूज किया। तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, सेव किया, आउटपुट देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो ये कंसोल लॉग आ रहा है ना, यहाँ पर मैं एक लिख सकता हूँ इनसाइड, इनसाइड व्हाट, कॉम टू, है ना, या कंकैटिनेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉमा लगा, कॉमा से भी हो जाता है। कई बार आप क्या करते हो, कंकैटिनेशन लगा देते हो, तो कंकैटिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, इनसाइड कॉम टू, तो देखो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आपको जो है ये डेटा आपको ये एक्सेस करना है। अब यहाँ पर मुझे आना चाहिए कि दिस इज कॉम्प 1 ओके लैब्स, दिस इज कॉम्प 2 ओके लैब्स लिखा हुआ आना चाहिए। तो पहले तो हम इस लैब पे जाके यहाँ पर इसको एक्सप्रेशन हम कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने यूज किया प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट नेम यूज कर लेते हैं, प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट नेम यूज कर लिया। तो ये देखना ये डेटा यहाँ तो आ गया ओके लैब्स, और यही डेटा मुझे अपने अंदर वाले पे पहुंचाना है,
तो अगेन मेरे पास क्या आ सकता है, props डॉट डेटा डॉट नेम। सेव किया, ये देखो, मतलब ये ओके लैब्स मैंने लिखा कहाँ था फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐप जेएस में लिखा था। अब यहाँ से मैंने ओके लैब्स की जगह यहाँ पर मैंने लिखा अनिल, तो देखो दिस इज कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 2 तक अनिल चला गया, मतलब डेटा शेयर मैंने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक मैंने पहुंचा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इफ वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ नेस्टेड कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास नेस्टेड कंपोनेंट्स है तो डेटा शेयरिंग हम प्रॉप्स में कब तक आप करते हो, ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आया। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर कंपोनेंट में प्रॉप्स में जा जाके रिसीव करना पड़ेगा और नेस्टेड हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा जो यूज केस बन रहा है वो हमारा यूज केस ये बन रहा है कि चलो अभी जो है मुझे यहाँ तक शेयर करना है, 5वें कंपोनेंट तक डाटा पहुंचाना है, तो मैं प्रॉप्स करके पहुंचा सकता हूँ। बट व्हाट अबाउट आपके पास इससे ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाए। एक से ज्यादा प्रॉप्स भेज सकते हैं, एक से ज्यादा प्रॉप्स में डाटा, सेम डेटा, मतलब जैसे प्रॉप्स एक डेटा से नेम वैल्यू वगैरह कुछ और अगर अपने को भेजना हो तो हाँ तो कुछ और भेज सकते हो ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर मतलब एक ही कंपोनेंट में दो प्रॉप्स का यूज करना, वो डेफिनेटली प्रॉप्स के अंदर ये देख लेते हैं, ये जैसे डेटा हो गया और यहाँ पर डेटा 2 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देके देखते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया मिशन टू एजुकेट एवरी वन। तो मैंने यहाँ पर दूसरा प्रॉप ले लिया, क्या, डेटा 2 वाला प्रॉप्स ले लिया। प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं, यहाँ पर गए, यहाँ पर रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं आया अभी तक। अब जाके कंपोनेंट 1 के अंदर प्रॉप्स को यहाँ पर हो रहा है, इसको कमेंट किया, इसको कमेंट किया और इसको कमेंट किया और इसको, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे प्रॉप्स के अंदर आया क्या है, दुआ। So this is a practical proof that you can pass as many as props you want. So props are just like attributes. HTML के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं ना, तो आप अपने खुद के नाम से एट्रीब्यूट बना रहे हो और उस एट्रीब्यूट के अंदर जो भी पास कर रहे हो वो एज अ प्रॉप्स जाके रिसीव होगा। वो आपको रिसीव करने के लिए यहाँ पर प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मल आर्गुमेंट है ना, सो प्रॉप्स इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट फॉर रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। सो प्रॉप्स को आप कैसे यूज करते हैं, एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, किसके अंदर, आरएफसी के अंदर, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। और अभी अंतिम का प्रश्न था कि सर एक से ज्यादा प्रॉप्स क्या हम भेज सकते हैं, डेफिनेटली भेज सकते हैं। एक ही प्रॉप के अंदर एक से ज्यादा डेटा को भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। सो बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट हैव अ प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यूज पेयर्स, आप जितना भी आप भेज सकते हो वो भेज सकते हो। डेफिनेटली फंक्शंस भी होते हैं, फंक्शंस भी आप भेज सकते हो। मिशन मैंने यहाँ पर ले लिया, मिशन 2 मैंने यहाँ पर ले लिया एजुकेशन, है ना। सो यहाँ पर मैं इसको रिसीव कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं गया, सो प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट मिशन मैंने किया एंड एजुकेशन। तो इस तरीके जो है सक्सेसफुली हमारा जो है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आइडेंटिफाई हुआ, व्हाई वी आर लर्निंग रिडक्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाई वी वांट टू लर्न रिडक्स। सो रिडक्स डेटा मैनेजमेंट की एक लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है डेफिनेटली। सो आपके पास अगर डिफरेंट मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे और आप रिडक्स यूज नहीं करोगे नेस्टेड कंपोनेंट्स, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है डेटा शेयरिंग के लिए, क्योंकि आप प्रॉप्स तक कब तक आप उसको डेटा शेयर करते रहोगे नेस्टेड में, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। इसलिए हम रिडक्स यूज करेंगे। रिडक्स के अंदर जो है हमारे पास एक स्टोर होगा, कंपोनेंट 1 से हम डेटा कहाँ स्टोर कर देंगे, स्टोर के अंदर, और स्टोर से कंपोनेंट 5 को बोलेंगे कि डेटा आप रिट्रीव कर लो वहां से। सो आसानी से हो जाएगा। अगर ये मान लो आपका 500 वा कंपोनेंट होता तो ये 2 ही स्टेप्स का खेल था। एक कंपोनेंट से डाटा आप रख रहे हो और दूसरे कंपोनेंट को आप बोल रहे हो कि अपना डेटा गेट कर लो। सो वो चाहे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 500 में चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन हो, कोई इशू नहीं है। रिडक्स के अंदर काम आपका जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। इस टाइप से काम करता है जैसे कि एक ही कंपोनेंट है और ये बीच में रिडक्स है, और यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स हैं बस। जिसमें चाहिए वो ये रिडक्स है, यहाँ से वो
मतलब सबसे पहले रिडक्स के अंदर डाटा रखना तो पड़ेगा। हाँ। तो इनिशियल स्टेट बोलते हैं उसको, इनिशियल स्टेट। व्हाट इज योर इनिशियल स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब इनिशियल डाटा। एंड देन उस इनिशियल डेटा में आप चाहे तो चेंज करो, चाहे तो उसको अपडेट करो, बढ़ाओ घटाओ। इनिशियल डाटा स्टोर में इनिशियली रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास घर में कोई स्टोर रूम है तो आप खाली नहीं रख सकते हो, आपको स्टोर रूम में कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। फिर आप उसको बोल दोगे दिस इज माई स्टोर रूम। अब इसमें मैंने आपने पहुंचा दिया कि यार सोफा सेट काम नहीं आ रहा है, ये सोफा सेट इस स्टोर रूम में पहुंचा दो। फिर जब जरूरत पड़ेगी, जिसको जरूरत पड़ेगी, वो उस स्टोर रूम से आपका वो आइटम कलेक्ट करके वो यूज कर सकता है। सो डेफिनेटली ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। चलिए अब मैंने आपको ये क्लियर करके बताया है। अब यहाँ पर जो है मैं टर्मिनल स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रिडक्स इज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। रिडक्स इज नॉट अ बिल्ट इन लाइब्रेरी फॉर रिएक्ट। ये रिएक्ट की बिल्ट इन लाइब्रेरी नहीं है। रिडक्स एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड की है। तो हमेशा अगर आप फुल स्टैक डेवलपर है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, एनपीएम इंस्टॉल आप किधर करोगे, एनपीएम इंस्टॉल बैकएंड में कर दिया तो वो काम ही नहीं होगा। तो आप ध्यान रखना कि जहां पर आप इंस्टॉल कर रहे हो वो एक्चुअल में फ्रंट एंड लोकेशन है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, npm install redux, npm install redux। और आगे चल के आप रिएक्ट के साथ रिडक्स को यूज, क्योंकि रिडक्स एक सेपरेट है। सेपरेट क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि रिडक्स को सर आप जो है Vue.js के साथ भी यूज कर सकते हो, आप एंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हो, आप रिएक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। तो रिडक्स, पहली चीज तो रिडक्स इंस्टॉल करो। दूसरी चीज ये डिसाइड करो कि रिडक्स को आपको किसके साथ यूज करना, किसके साथ यूज करना है। अभी हमें रिएक्ट के साथ, तो उसकी एक और लाइब्रेरी है। तो पहले तो आपने क्या किया, एक रिडक्स इंस्टॉल कर दिया, फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि भाई किसके साथ करना है। तो ये यहाँ पर मेरा रिडक्स इंस्टॉल हो गया। अब आपने डिसाइड किया है कि ये रिडक्स जो है मुझे अपनी रिएक्ट के लिए यूज करना है, तो उसके लिए एक सेपरेट लाइब्रेरी है। सो npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश रिडक्स। सो दो सेपरेट मॉड्यूल्स आपको रखने पड़ेंगे। पहले तो रिडक्स इंस्टॉल करना है, देन रिएक्ट रिडक्स। अगर आप उधर Vue.js में करेंगे तो npm install redux एंड npm install Vue redux करके लाइब्रेरी होगी। वो नेम क्या है वो आप देख लेना, बट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि सेपरेट लाइब्रेरी होगी जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो अभी हम पूरा सीखेंगे किस पे, अभी हम सिर्फ रिडक्स को समझेंगे। रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि वो हम बाद में देखेंगे जब हम रिएक्ट के साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सेपरेट क्या सिखा रहा हूँ, रिडक्स। अगर आपको मतलब यूं भी आप समझ सकते हो कि मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ले रहा हूं यहाँ पर, एक कोई सा भी एक मैंने ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लिया। सो वो मेरा रिडक्स ट्यूटोरियल के नाम से है, रिडक्स ट्यूटोरियल के नाम से है। इसमें मेरा फ्रंट एंड कुछ नहीं है, रिएक्ट विएक्ट कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर रखा, और इसी को मैं जो है इसमें रिडक्स मुझे इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पर देखिए ये मेरा सेपरेट है। अभी रिएक्ट से फ्रंट एंड से कोई लेना देना नहीं है, अभी कोर रिडक्स में इंस्टॉल कर रहा हूँ। और रिडक्स मैंने इंस्टॉल, ये ब्लैंक प्रोजेक्ट था और यहाँ पर मैंने कर दिया npm install redux। ओनली आई एम इंस्टॉलिंग redux। सो ये देखिए ये आ गया। अब जाके यहाँ पर टच इंडेक्स डॉट जेएस, पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। टच कमांड से आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अभी यहाँ पर जो है हम सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो हम एक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, एक्शन। दूसरा स्टेप है एक्शन क्रिएटर है, एक्शन क्रिएटर। तीसरा मॉड्यूल है हमारे रिडक्स का। ये सारी चीजें क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, बट अभी आप पॉइंट नोट डाउन कर लो, और ये सारा सीक्वेंस में होगा। जो सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। पहला एक्शन है, दूसरा एक्शन क्रिएटर है, तीसरा आपका रिड्यूसर है, चौथा आपका स्टोर है। सो कुल मिला के आपकी ये चार बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके रिडक्स के। सो व्हाट इज एक्शन। सो यहां पर मैं मल्टी लाइन कमेंट लिख देता हूं ताकि मेरे कोड एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत ना आए। सो देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ रिडक्स। सो 4 एलिमेंट्स हैं और डेफिनेटली 5वें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं आगे चल के, हम जैसे कंबाइन रिड्यूसर और वो हम करें। बट बेसिक जो 4 एलिमेंट्स हैं रिडक्स के, पहला एलिमेंट है एक्शन। सो एक्शन क्या है, एक्शन इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। एक्शन इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, मतलब
एक्शन क्या है? एक कर्ली ब्रेसेस है। एक्शन इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैविंग टाइप प्रॉपर्टी। एक्शन जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिनकी एक टाइप प्रॉपर्टी होगी। मतलब यहां पर डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा? एक टाइप कॉलन समथिंग। ठीक है, समझ में आया? सो एक्शन क्या है? रिडक्स के अंदर एक्शन क्या है? एक्शन एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कंपलसरी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? टाइप प्रॉपर्टी। ये पहला पॉइंट आपको समझना है एक्शन के बारे में। दूसरा पॉइंट यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट आर एक्शन क्रिएटर? सो यहां पर मैंने लिखा एक्शन क्रिएटर आर functions. Action creator are functions which returns actions. मतलब एक्शन क्रिएटर क्या है? फंक्शन है। फंक्शन का क्या नाम देना है? कुछ भी दे सकते हैं। चलिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूं फंक्शन, और मैंने दे दिया माय फंक्शन। सो सबसे पहला स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ें, सो व्हाट आर एक्शन क्रिएटर इन रिडक्स? एक्शन क्रिएटर आर फंक्शंस विच रिटर्न एक्शन। मतलब कोई भी एक फंक्शन जो कि क्या रिटर्न कर दे आपको? एक कर्ली ब्रेसेस रिटर्न कर दे, और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंपलसरी क्या मिल जाए आपको? टाइप मिल जाए। तो जब भी आपको रिडक्स के अंदर एक कर्ली ब्रेसेस मिल जाए और उसके अंदर टाइप मिल जाए, मतलब आप उसको हमेशा क्या बोलेंगे? एक एक्शन है। सो एक्शन क्रिएटर्स क्या है? एक फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करेंगे? एक एक्शन रिटर्न करेंगे। और एक्शन क्या होते हैं? यहां पर मैंने बता दिया, एक्शंस आर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मतलब कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कौन होता है? पी कॉलन वी होता है और फंक्शंस होते हैं। सो एक्शंस आर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैविंग टाइप प्रॉपर्टी एज अ कंपलसरी फील्ड। ठीक है, तो एक्शंस क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है? टाइप प्रॉपर्टी है। और एक्शन क्रिएटर्स क्या है? ये कुछ फंक्शंस हैं जिसके अंदर क्या रिटर्न हो रहा है? हमारे एक्शंस रिटर्न हो रहे हैं। रिड्यूसर्स, सो रिड्यूसर्स को यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सो रिड्यूसर, व्हाट आर रिड्यूसर्स? व्हाट आर रिड्यूसर्स? सो रिड्यूसर, reducers are some functions, reducers are functions which accept initial data, which accept initial state and return new state. सो रिड्यूसर क्या है? रिड्यूसर ऐसे फंक्शन है जो कि इनिशियल डेटा को लेते हैं और इनिशियल स्टेट को लेते हैं और नए स्टेट को रिटर्न कर देते हैं। मतलब पुराने डाटा को लेंगे और नए डाटा को दे देंगे। सो रिड्यूसर्स आर सम फंक्शंस व्हिच एक्सेप्ट इनिशियल डाटा एंड रिटर्न न्यू डेटा। सो ये हुआ। सो चलिए एक एक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक एक्शन ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एक्शन ले रहा हूँ। सो मेरा एक्शन क्या होगा? टाइप कॉलन, और यहाँ पर मैंने दे दिया। सो यहाँ पर मैंने ले लिया कुछ कॉन्स्टेंट्स हम ले लेते हैं। सो यहाँ पर ऊपर में इनिशियल कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ेंगे। सो यहाँ पर मैं गया 0 पर, कुछ कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। सो यहाँ पर मैंने ले लिया कॉन्स्ट, और मुझे एक कांस्टेंट लेना है। फॉर एग्जांपल बाय लैपटॉप। सो बाय लैपटॉप नाम का एक कांस्टेंट लिया और उसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी? बाय लैपटॉप, बाय अंडरस्कोर लैपटॉप। ठीक है, सो ये मेरे कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का काम होता है डाटा को स्टोर करना। और कांस्टेंट, जब भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हो, मतलब आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा था आपके सीनियर से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वार एंड कॉन्स्ट। सो कॉन्स्ट आर, वंस द कॉन्स्ट इज डिफाइंड यू कैन नॉट अल्टर इट, यू कैन नॉट चेंज इट। और कांस्टेंट जब भी डिफाइंड होते हैं, जो वेरिएबल होता है, जो कांस्टेंट का नेम होता है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। .env में भी आप कांस्टेंट डिफाइन करते थे, पोर्ट AWS सीक्रेट की और ये सारी चीजें आप देते थे तो आप हमेशा कैपिटल में ही लिखते थे। और यही मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट आपको कैपिटल में लिखना है और स्ट्रिंग में आप ये दे दिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया है। अब मुझे एक एक्शन
एक एक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक्शन क्रिएट किया, यहाँ पर मैंने टाइप बोला और यहाँ से मैंने इसको दे दिया बाय लैपटॉप। ठीक है, सो ये मेरा क्या हो गया, एक एक्शन हो गया। और यहाँ पर मैं एक एक्शन क्रिएटर यहाँ पर मैं बनाता हूँ। सो फंक्शन बाय न्यू लैपटॉप नाम का मैंने क्या किया, एक एक्शन क्रिएटर बना रहा हूँ। और एक्शन क्रिएटर क्या करते हैं, ये रिटर्न करते हैं एक एक्शन को। और उसके अंदर क्या होना जरूरी है, टाइप होना जरूरी है, और टाइप की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो मुझे ये वैल्यू देनी है बाय लैपटॉप। तो मैं इस कांस्टेंट को, चूंकि कांस्टेंट ऊपर ग्लोबली डिफाइंड है, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। सो बाय लैपटॉप। सो ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल मेरा एक एक्शन क्रिएटर हो गया। सो एक्शन क्रिएटर आर फंक्शंस विच रिटर्न्स सम एक्शंस। सो यहाँ पर मेरे पास इसका कोई सेंस नहीं है, ये तो बस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको भी मैं कमेंट करके यहाँ पर कर देता हूँ। सो आपको इतना ध्यान रखना है, ये करली ब्रेसेस क्या है आपका, ये आपका एक्शन है, और बाय न्यू लैपटॉप ये क्या है, एक्शन क्रिएटर है। सो एक्शन क्रिएटर। सो यहाँ पर एक्शन क्रिएटर हुआ। अब मुझे यहाँ पर रिड्यूसर बनाना है। सो रिड्यूसर्स का जो है, यहाँ पर मैं रिड्यूसर्स क्रिएट करूंगा। सो यहाँ पर चलिए रिड्यूसर्स क्रिएट करते हैं। सो रिड्यूसर्स आर फंक्शंस, अगेन रिड्यूसर्स आर फंक्शन। सो फंक्शन हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो फंक्शन के थ्रू या फैट एरो के थ्रू। सो यहाँ पर मैं मेरे फंक्शन का नाम क्या दे रहा हूं मैं, रिड्यूसर। क्या दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बट जनरल रिडक्स वालों ने रिड्यूसर का जब भी ये फंक्शन का नेम बनाते हैं रिड्यूसर ही बोलते हैं। बट आप चाहो तो यहाँ पर अगर अनिल लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, आप अपना नाम लिखना चाहो, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। बट जनरली अभी हम जो है स्टैंडर्ड जो जिस नाम से वो बनाते हैं ऑफिशियल वाले, उसी नाम से हम बना रहे हैं। और ये फैट एरो फंक्शन है। सो पहले डेफिनेशन पढ़ लो। व्हाट आर रिड्यूसर? Reducer are function which accept initial state, which accept what? Initial state, which accept initial state and return new state। मतलब इस फंक्शन के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, रिटर्न होगा, और वो क्या होगा, टाइप कॉलन समथिंग होगा। ठीक है, तो रिड्यूसर क्या है, एक फंक्शन है जो कि इनिशियल डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, और लास्ट में कहीं ना कहीं अंदर जाके क्या मिल रहा होगा, रिटर्न मिल रहा होगा, और नए स्टेट को हमें मिल रहा होगा। सो यहाँ पर इनिशियल स्टेट, क्या आपने अभी तक इनिशियल स्टेट कहीं डिफाइन कर रखी है, ऊपर से लेके यहाँ तक नहीं कर रखी है? सो इनिशियल स्टेट यहाँ पर आप डिफाइन कर लो। सो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू, और इनिशियल स्टेट को आप क्या दे सकते हो, एक ऑब्जेक्ट दे सकते हो, या ऑब्जेक्ट दे दिया। यहाँ पर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यूज में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे लैपटॉप परचेस करना है, तो इनिशियली लैपटॉप बाय करना है, सेल करना है। तो जैसे कि आप लैपटॉप बाय करोगे, आपके पास पहले कितने लैपटॉप है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लैपटॉप अभी है, आपने एक और खरीद लिया, तो आपके पास नया स्टेट कितना हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ लैपटॉप्स कितने हो जाएंगे, 2। करंटली अभी आपके पास, दिलीप के पास लैपटॉप 1 है, एक लैपटॉप आपके पास ऑलरेडी हो रहा है, एक और आप नया लैपटॉप परचेस कर लोगे, तो न्यू डेटा कितना हो जाएगा आपके पास लैपटॉप्स का, 2 हो जाएगा। सो इनिशियल स्टेट आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा नंबर ऑफ लैपटॉप्स। सो नंबर ऑफ लैपटॉप्स इनिशियल अभी क्या है आपके पास, दिलीप के पास नंबर ऑफ लैपटॉप्स कितने हैं, 1 है। और जैसे ही इस फंक्शन को दिलीप कॉल करवाएंगे बाय न्यू लैपटॉप, तो रिडक्स क्या करेगा, उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, और अपडेट करेगा कि लेस करेगा, क्या एक्शंस होंगे वो सारा आप रिड्यूसर के अंदर करोगे। सो सारा लॉजिक जो है रिड्यूसर के अंदर होगा। सो रिड्यूसर के अंदर जो है, आप रिड्यूसर फंक्शन को आप इनिशियल डेटा दोगे और नया डेटा उससे आप ले लोगे। सो यहाँ पर जो है हमें रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक्शन भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक्शन। सो एक्शन क्या है, एक्शन आपके पास जो एक्शन है वो आपके पास कौन सा एक्शन है, जो एक्शंस हमारे पास बाय लैपटॉप है कि सेल लैपटॉप है। मान लीजिए दिलीप के पास एक लैपटॉप है और दिलीप उसको सेल कर देता है, तो दिलीप के पास करंट लैपटॉप की स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप एक्शन क्या ले रहे हो, तो वो एक्शन यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो एक्शंस जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो एक्शंस मतलब एक्शन क्रिएटर। सो दिलीप के पास एक और ऑप्शन है कि दिलीप के पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है और दिलीप उसको सेल भी कर सकता है।
अगर दिलीप उसको सेल कर देगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लैपटॉप्स 0 हो जाएंगे। सो एक और में एक्शन क्रिएटर मेरे पास हो सकता है, सेल ओल्ड लैपटॉप, ठीक है। और यहां पर मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, एक एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सो टाइप और यहां पर मैं बोल दिया सेल अंडरस्कोर लैपटॉप, ये कांस्टेंट लेने पड़ेंगे और कांस्टेंट तब लेोगे जब आप कांस्टेंट को ऊपर ही ऊपर डिफाइन करेंगे। सो सेल अंडरस्कोर लैपटॉप इज इक्वल टू सेल अंडरस्कोर लैपटॉप। एक बार में आपको रिडक्स समझ में नहीं आएगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको 4 स्टेप्स में जैसे मैंने सिखा है, 4 स्टेप्स में आप ब्रेक कर लेना। पहले आप एक्शन को समझो। एक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कंपलसरी कौन सी फील्ड होनी चाहिए, टाइप प्रॉपर्टी, ये बस एक्शन क्लियर हो गया। फिर एक्शन क्रिएटर समझो कि एक्शन क्रिएटर क्या है। एक्शन क्रिएटर एक सिंपल सा फंक्शन है जो कुछ ना कुछ रिटर्न करे। अब क्या रिटर्न करेंगे, वो एक्शन ही रिटर्न करते हैं। और एक्शन कौन है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जिसके अंदर टाइप प्रॉपर्टीज है। एक्शन कितने हो सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कितने भी एक्शंस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके टास्क के ऊपर। फॉर एग्जांपल मुझे लैपटॉप बेचना खरीदना है तो मेरे पास 2 एक्शन हो गए, एक तो मैं बाय लैपटॉप और सेल लैपटॉप, ये 2 मेरे पास एक्शन क्रिएटर्स हो जाएंगे। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है कि ये तो मैं लैपटॉप बेचूं या लैपटॉप खरीदूं। तो अगर मैं लैपटॉप बेचूंगा तो सबसे पहले मेरे पास इनिशियल स्टेट तो होनी चाहिए कि भाई मेरे पास 3 लैपटॉप है कि 2 है कि 1 है या एक भी नहीं है। अगर मेरे पास एक भी लैपटॉप नहीं है और मैं बाय करूंगा तो मेरे पास 1 लैपटॉप आ जाएगा। सो इनिशियल डेटा एप्लीकेशन को देना जरूरी है। सो यहाँ पर जो है रिड्यूसर फंक्शन जो है वो क्या करता है, इनिशियल डेटा लेता है, एक्शंस को अप्लाई करता है, उसके हिसाब से नया डेटा आपको रिटर्न कर देता है। सो मैंने इनिशियल डेटा यहाँ पर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ लैपटॉप्स मेरे पास अभी कितने हैं, 1 है। और ये रिड्यूसर फंक्शन के अंदर मैंने फॉर्मल आर्गुमेंट में यहाँ पर मैंने पास किया कि मेरे पास 1 लैपटॉप है। यहाँ पर मैं एक्शन भी पास कर रहा हूँ और इस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास मोर देन 1 एक्शन है। ये तो मैं बाय कर सकता हूँ, ये सेल कर सकता हूँ। और अभी तो मैं ये 2 मेरे पास एक्शंस हैं, आपके पास 20 हो सकते हैं, 200 एक्शन हो सकते हैं। तो वो मैं कैसे लॉजिक लगाऊंगा, तो मुझे ऐसा कंडीशन आप बताइए जिसमें मैं इजीली एक से ज्यादा स्टेप्स की कंडीशंस चेक कर सकता हूँ। इससे इफ एल्स, वेरी गुड। इफ एल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंडीशन चेक कर सकते हो। बट ऑफिशियल वेबसाइट्स में इन्होंने स्विच केस यूज कर रखा है। क्या हम स्विच यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो स्विच केस भी एक प्रकार का क्या है, कंडीशन मैचिंग का कंस्ट्रक्ट है बेसिकली। या तो आप इफ एल्स यूज कर सकते हो या स्विच केस यूज कर सकते हो। तो ऑफिशियल जिन्होंने रिडक्स बनाया है उन्होंने ऑफिशियल कंडीशन मैचिंग के लिए क्या यूज कर रखा है, स्विच केस यूज कर रखा है। तो हम भी क्या यूज करेंगे, स्विच केस यूज करेंगे। और आप चाहें तो इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। बट रिडक्स वालों ने जिस पैटर्न में उन्होंने कंडीशन मैचिंग करवा रहे हैं, हम भी उसी कंडीशन में मैचिंग करवा लेते हैं। सो यहां पर मैं कंडीशन मैच करवाऊंगा और मैं बोलूंगा कि एक्शन का जो टाइप है, क्योंकि स्विच के अंदर हमारा केस आता है। सो केस क्या है, यहां पर मैंने बोल दिया टाइप, एक्शन डॉट टाइप बोल दिया। सो एक्शन जो है मेरा ये एक्शन है। तो अगर यहां पर जो मेरा एक्शन अगर क्या होगा, सेल बाय लैपटॉप है, अगर मेरा बाय लैपटॉप है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरा केस क्या बनेगा। स्विच का मैं आपको बता दूं, स्विच का सिंटेक्स क्या होता है, पहले तो मैं सिंटेक्स समझाना चाहूंगा। स्विच का सिंटेक्स होता है, पहले तो यहां पर हम केस लिखते हैं, फिर केस नंबर होगा, यहां पर कहीं ना कहीं केस नंबर मान लेता भी 1 है। फिर क्या होता है, वेरी गुड, ब्रेक होता है, बहुत अच्छे। फिर हमारे पास क्या होता है, केस 2 होता है, कॉलन। फिर कौन होता है, ब्रेक होता है। फिर हमारे पास कौन होता है, केस 3 होता है। फिर कौन होता है, ब्रेक होता है। फिर कौन होता है, केस 4 होता है। फिर कौन होता है, ब्रेक होता है। ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं आपके पास, कितने भी केसेस हो सकते हैं, चाहे वो 10 केसेस हो, 20 हो, 200 हो, 1000 केसेस हो। सो आपके पास अभी कितने केस हैं, एक्शंस क्रिएटर कितने, 2 ही हैं। 2 ही आप एक्शंस हैं आपके पास, या तो बाय लैपटॉप या सेल लैपटॉप, ठीक है ना। सो यहाँ पर मेरे पास केसेस हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या है मेरे पास, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप, क्योंकि एक्शंस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। ये देखो मेरे पास एक्शंस हैं, ये एक्शंस है ना मेरे पास, और ये तो एक्शन क्रिएटर है।
पूरे फंक्शन की बात करूं, दिस इज एन एक्शन क्रिएटर, बट जब रिटर्न हो रहा है दैट इज एन एक्शन, दैट इज एन एक्शन। सो एक्शन डॉट टाइप, सो ये बिल्ट इन है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। आप सोचोगे ये एक्शन नाम का कहीं ऊपर मिल जाए, तो कहीं नहीं मिलेगा। ये तो रिडक्स के अंदर बिल्ट इन डिफाइंड है, वो खुद ही समझ लेगा, वो खुद ही इन फंक्शंस को डिटेक्ट कर लेगा और इन एक्शंस को पिक कर लेगा आपके लिए। सो आपको यहाँ पर लिखना है एक्शन डॉट टाइप, और वो टाइप एक्शन डॉट टाइप मतलब ये इस कांस्टेंट से मैच करेगा। तो ये कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, बाय लैपटॉप। सो ये कांस्टेंट आपको, आपने क्या लिखा, बाय लैपटॉप, और दूसरे के अंदर आपने क्या लिखा, कांस्टेंट सेल लैपटॉप। तीसरा कांस्टेंट को मैं एज इट इज रहने देता हूं, चौथा एज इट इज है, लास्ट में कौन होगा, डिफॉल्ट होगा। लास्ट में क्या करना है वो हम देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम रिड्यूसर की डेफिनेशन पढ़ें, सो रिड्यूसर आर फंक्शंस व्हिच एक्सेप्ट इनिशियल स्टेट एंड रिटर्न न्यू स्टेट। मतलब मेरे इस स्विच केस में हर जगह ब्रेक से पहले क्या हो रहा होगा, रिटर्न हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, और यहां पर ब्रेक से पहले क्या हो रहा होगा, रिटर्न हो रहा होगा। क्योंकि आप रिड्यूसर की डेफिनेशन पढ़ो, रिड्यूसर आर फंक्शन विच एक्सेप्ट इनिशियल डेटा एंड रिटर्न न्यू डेटा। अब मेरे स्विच केस में जिस केस में फॉल बैक करेगा, हर केस में रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो मैं हर केस में ब्रेक से पहले क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं। अगर किसी भी केस को मैच नहीं किया तो अल्टीमेटली मुझे डिफॉल्ट से भी रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न तो करना पड़ेगा, आपने डेटा ले लिया और नया ही डेटा आप नहीं दे रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये रिटर्न तो करना पड़ेगा। अब मेरे पास बाय लैपटॉप है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर जो है आपको नंबर ऑफ लैपटॉप्स आपको लेने पड़ेंगे। सो ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपको, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको डेटा लाना है इनिशियल डेटा का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक स्टेट आपने ले लिया, इस वेरिएबल को लिया, इस वैल्यू में असाइन कर दिया। ये डेटा गया फॉर्मल आर्गुमेंट में, और फॉर्मल आर्गुमेंट में आपने यहां असाइन कर दिया। तो ये एक वेरिएबल हो गया आपके पास। तो आप यहां पर करोगे डॉट 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 स्टेट, बता रहा हूं। सो दिस इज अ स्प्रेड ऑपरेटर। अगर आपको पता हो तो मैंने लॉकडाउन से पहले स्प्रेड ऑपरेटर डॉट 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 आपको बताया था, नहीं तो अभी मैं जस्ट एक और नई फाइल बना लेता हूं। चलो एक और नई फाइल बना लेता हूं, index2 नाम से, ब्लैंक, जिसमें सिर्फ स्प्रेड ऑपरेटर समझा दूंगा कि ये स्प्रेड ऑपरेटर काम कैसे करता है। क्योंकि समझना जरूरी है, स्प्रेड ऑपरेटर को नहीं समझा तो आप नहीं कर पाओगे। सो index2 लिया मैंने, और जब मैं रन करूंगा, मैं यहां से मैं रन करूंगा नोड स्पेस index2 को रन करूंगा। index2 खाली पड़ा हुआ है अभी के लिए, सिंपल सा टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आपके लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ वेलकम। सेव किया, इसको रन किया, वेलकम आ गया। चलो स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है, एक आपने यहाँ पर कॉन्स्ट लिया, और यहाँ पर वार मेरा कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट, लेट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, नेम कॉलन, यहाँ पर मैंने अनिल किया, एंड सरनेम कॉलन, यहाँ पर मैंने डॉलर लिखा, ठीक है। एक यहाँ पर जो है मैंने वार लिया, वाई भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मेरा नेम, मेरा सरनेम, और मैं उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, वाई के अंदर इस वाले के सारे डाटा को यहाँ स्प्रेड कर दूंगा, मतलब जितना भी उसका डेटा है यहाँ लाके रख दूंगा। तो यहाँ पर मैं स्प्रेड कर दूंगा, किसको, एक्स को स्प्रेड कर दिया। अब मुझे नेम चाहिए, सरनेम चाहिए, तो नेम भी मिल जाएगा, सरनेम भी मिल जाएगा, बच क्या रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहां पर मैंने कॉन्टेक्ट कॉलन, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, सेव किया। अब जाके अगर कंसोल लॉग करो, किसको, कंसोल डॉट लॉग अगर करो आप, किसको वाई को करो, तो मुझे बताओ कितनी प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगी, 3 मिलेगी। नेम मिल जाएगा, सरनेम मिल जाएगा, और कॉन्टेक्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड मतलब फैलाना, मतलब जो भी उसके अंदर है वो ला के आपने वहां पर उसको रख दिया। उसके बाद एडिशनल आपको क्या करना है वो आपने यहाँ पर कर लिया। सो यहाँ पर मैंने क्या किया,
अनिल, सरनेम एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो रियल प्रोजेक्ट में कहाँ रियल प्रोजेक्ट में ये रिडक्स में काम आ रहा है। यहाँ पर रिडक्स को समझोगे तो ये स्प्रेड किया है यहाँ पर मैंने कि इनिशियल डेटा को स्प्रेड कर दिया मैंने। इनिशियल डेटा मतलब नंबर ऑफ लैपटॉप्स को मैंने यहाँ ला के रख दिया। अब जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे, ये आपको मैंने बेसिक भी समझा दिया है, ये आप कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, पहले स्प्रेड ऑपरेटर समझ लो, फिर रिडक्स समझना है तो 4 स्टेट समझ लो कि एक्शन क्या होता है, एक्शन क्रिएटर क्या है, रिड्यूसर क्या है और स्टोर क्या है। तो एक ही क्लास में आप इसको नहीं समझ पाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये स्प्रेड ऑपरेटर को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैंने स्प्रेड किया, कांटेक्ट किया और नेम जो है वो मैंने कर दिया अंतिम कर दिया। तो क्या नेम नाम का की एक और क्रिएट हो जाएगा कि एग्जिस्टिंग को ओवरराइट कर देगा, एग्जिस्टिंग को ओवरराइट कर देगा और इस बात से ये प्रूफ हो रहा है। यहां पर भी ऐसा ही होगा। यहां पर स्टेट ऑब्जेक्ट इनिशियल स्टेट आया, किसके अंदर, स्टेट के अंदर आया। स्टेट के अंदर एक ही की है और इसी की को मैं आगे जाके मैंने कर दिया नंबर ऑफ लैपटॉप्स कॉलन स्टेट डॉट नंबर ऑफ लैपटॉप्स, और चूंकि बाय कर रहे हैं तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि ये नई की ऐड कर रहा है कि उसी पुरानी की का चेंजेस करेगा, उसी पुरानी की में चेंजेस करेगा। अगर आपने ये क्लास समझ ली कि ये देखो एक्स में नेम था, सरनेम था, उस समय नेम मैंने अनिल लिखा था, वाई के अंदर मैंने एक्स को स्प्रेड किया, नया की ऐड किया और एक वही की ऐड किया जो पहले वाले ऑब्जेक्ट में मेरे पास था और उसमें मैंने नाम चेंज कर दिया। तो ये अल्टीमेटली क्या कर दिया, उसने नया की नहीं बनाया, पुरानी की नहीं चेंज कर दिया। यही कॉन्सेप्ट जो है आपके ये यहाँ पर यूज हो रहा है कि इस स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ये नंबर ऑफ लैपटॉप्स ये वही की है और उसी में चेंजेस हो रहे हैं, नया क्रिएट नहीं करेगा। सो समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो आज की क्लास में ये रिडक्स का थोड़ा सा हाफ ही किया है, पूरा वर्किंग आपको कल तक समझ में आ जाएगा, इतना आप प्रैक्टिस कर लेना।